दूरी होगी वो हमारे लिए है। दूसरी लाइन को फिर वही आती है, जो हवा है वो उसको लगती है। इवन खाद पानी का जो भी इम्पैक्ट है वो दोनों लाइन को वही लगता है, वो बॉर्डर से। इसीलिए आप कभी भी देखते हैं प्लांट पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। आप चाहे टेंथ में देखिए 90-20 पे बोलते हैं, 90 और 20 हो, लेकिन 120 हुआ। और वैसे 2-2 फीट पे आप बोलते हैं, 2 फीट का एवरेज वही आ गया। प्लांट पॉपुलेशन से होंगे सीधे बराबर होगा, क्यों 120 सेंटीमीटर पे होएंगे, उसमें 2 लाइन, उसमें सिंगल लाइन, 2 लाइन उसमें भी, 2 लाइन उसमें भी, 2 लाइन उसमें भी। अब 2 लाइन का मतलब एवरेज 60 सेंटीमीटर का आ गया, 60 का है। तो जितना गन्ना बीज उसमें पड़ेगा उतने उसमें पड़ेगा, लेकिन जो बीज प्लांटर है और जो ट्रेंच प्लांटर है, दोनों की उत्पादन और उत्पादकता में फर्क है। वो बिकॉज ऑफ बॉर्डर है, तो उसमें 90 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो बॉर्डर इफेक्ट की वजह से, और उसमें 30 सेंटीमीटर पर फिर अगली लाइन है, और उसमें 60 सेंटीमीटर पर हमेशा लाइन है, दूसरा लाइन है। तो उसमें इस तरीके का कहीं इफेक्ट नहीं दिखता। तो हमें क्या करना है, जो बॉर्डर इफेक्ट है उसकी वजह से जो पैदावार में फर्क आता है उसे हमें लेने की जरूरत है। और वैसे भी अगर जितनी लाइन दूरी स्पेसिंग को हम कम करेंगे गन्ने के केस में, तो गन्ना हमारा 1 साल, कम से कम 1 साल की फसल है। 12-14 महीने लगते हैं। अक्टूबर प्लांटिंग करेंगे तो 15-16 महीने तक जाती है क्रॉप। अब समझ लीजिए इतनी लंबी क्रॉप है जिसकी हाइट 12-14 फीट है, और स्पेसिंग रखेंगे 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, तो कहाँ उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो मोटाई बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन से लाइन की दूरी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज पैदावार नहीं बढ़ सकती। आज वही लोगों को समझ में आया है। वेस्टर्न यूपी में लोग गेहूं का जो बोलते हैं ये 45 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं लोग। तो हमें क्या करना है, दूरी को मेंटेन रखना है, बुवाई के समय को ध्यान रखना है, उर्वरक जो रसायन डाल रहे हैं उनका भी हमें खास ध्यान रखना है। निराई गुड़ाई की तरफ अगर हम ध्यान दें, बीज कंट्रोल, देखिए गन्ने में 3 सिंचाई 13 बोर कब देखो गन्ना की बोर, वो हमारे पास व्यवस्था आज की डेट में संभव ही नहीं है कि 3 सिंचाई 13 बोर। पहले तो आदमी पास रखवा ही करता, गन्ने जो बीघा 2 बीघा बोलते थे तो चलो ठीक है, अपने आप गुड़ाई कर लिए, काम हो गया, 2-3 गुड़ाई कर लिए, वो कर ली, उसके बाद सिंचाई कर दी। आज एक गुड़ाई करने के लिए सरकारी मानक, हमारे विभागीय मानक है कि 8,000 रुपए हेक्टेयर का है, और वो गुड़ाई नहीं करते जो आपकी मांग है, जो हमारी जरूरत है, जो किसान की आवश्यकता है। 8,000 रुपए में एक गुड़ाई वो करते हैं, और मालूम केवल सीयर काटते हैं। और वो भी ठेकेदार कहता है कि साहब पहले हमें ट्रैक्टर चलवा दिया, खेत आपका तैयार हो गया, कड़ा हो गया थोड़ा सा, अब ट्रैक्टर चलवाइए, आधी घास तो वैसे उसमें दब जाएगी, नहीं देंगे। तो हम तो कहते हैं पहले गुड़ाई करो बाद में ट्रैक्टर चलाए। अब लेकिन ठेकेदार नहीं माना तो क्या करेंगे, हमारे पास 40-50 हेक्टेयर करना है, अब बताइए अगर उसकी भी नहीं माने तो हमारा तो चौपट हो जाएगा। तो हम फिर समझौता करते हुए चलिए मैं कल्टीवेटर चलवा देता हूँ, लेकिन गुड़ाई करते हैं। अब वो सीहर काटने का केवल पहले मठेस गुड़ाई करते थे, और पूरा वहां से लेके यहाँ तक, मान लीजिए लगभग 1-1.5 फीट तक हम लोग गुड़ाई करवाते थे। पहले होता था, नेचुरली होता था, सारे लोग वही करते थे। आज की डेट में केवल जो गन्ने की लाइन है उसमें से घास निकालने के लिए या उसमें से गुड़ाई करने के लिए 8,000 रुपये दे रहे, 15 मिनट, उसके वो चीज है भी नहीं। उसके बाद ट्रैक्टर चले, पहले भी ट्रैक्टर चलता है, बाद में ट्रैक्टर चलता है। तो गुड़ाई ये इसलिए नहीं जरूरी कि वीड कंट्रोल होता है। किसान के खेत में खरपतवार कम है, क्योंकि इतनी जो घास वाले हैं तो घास के काट ले जाते हैं, किसान गुड़ाई भी कर देता है, जुताई भी कर देता है। लेकिन गुड़ाई करने की एक बहुत बढ़िया जगह एक और है, इसलिए हम करवाते हैं। केवल वीड कंट्रोल ही नहीं है, एरिएशन होता है। अगर हम गुड़ाई नहीं कराते हैं तो आपकी टिलरिंग प्रभावित होती है। आप सहमत होंगे मेरे ख्याल से कि अगर जिस
जिस गन्ने की जिस खेत की अगर बुराई नहीं हुई है उसमें किलो की संख्या टिलर्स प्रभावित होगी। आप बुराई करवाएंगे तो टिलर्स उसमें ज्यादा होते हैं। मानते हैं सर आप? नहीं सीखते। तो इसलिए बुराई इसलिए और जरूरी है कि बीट कंट्रोल होता है, हमारा केमिकल या रसायन बचता है, पैसा बचता है। दूसरा, अगर हम बुराई करवाते हैं तो हमें एरिएशन होता है, पौधों में टिलरिंग, किलो की संख्या बढ़ती है। अब किलो की संख्या सीधे से डायरेक्ट हमारी ईल्ड पे प्रभाव डालता है, तो हमें ईल्ड प्रभावित ना हो और ईल्ड ही हमारा मेन मकसद है। तो हमें क्या करना है, निराई गुड़ाई का भी खासा ध्यान रखना है। पानी चाहिए होता है, बरसात हो रही है, खाद आपने लाख का पैसे खरीदी होगी, बरसात हो गई तो हवा भी चलेगी, हवा भी चले उस समय गन्ना होता है लेकिन वो मजबूती गन्ना नहीं रहती है। अब ज्यादातर पत्तियां हरी होती है, गन्ने के ऊपर लोड या प्रेशर ज्यादा होता है। अब उस प्रेशर को रिलीज कैसे होता है, कैसे रिलीज होगा? तो हमें क्या करना है, एक हमें बंधाई करनी है। बंधाई करेंगे और उसी समय उसके जस्ट पहले हम मिट्टी चलाते हैं अर्थिंग का। अगर हम मिट्टी चला देते तो कुछ सपोर्ट मिलती है। हमारे पास अगर ट्रंच जिसने बोया है गन्ना, तो ट्रंच वाली मशीन तो ऑटोमेटिक उसी मिट्टी चढ़ जाती है। सारे लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। ट्रंच से अगर गन्ना बोते हैं, उसी को अगर हम उसके अल्टरनेट चला लेंगे तो मिट्टी चढ़ जाएगी ना, चढ़ जाती है ना। अब बिल्कुल आप जानते हैं। तो अब ये देखिए, जिस ट्रंच से अगर आपने गन्ना बोया है, उसी मशीन को अगर हम एक नाली छोड़ के इसे चला देते हैं तो वो मिट्टी भी चढ़ जाती है और नाली भी बन जाती है। दो काम करते हैं, अर्थिंग अप हो गई, मिट्टी चढ़ गई, गन्ने को सपोर्ट मिल गया, गिरने की कुछ पॉसिबिलिटी कम हो गई, कुछ तो कम हुआ। पानी अगर ज्यादा भर गया है तो जो नाली है वो ड्रेनेज का भी काम करती है। आपको लगता है एक्सेस पानी है या पड़ोसी खेत से हमारे तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पानी कैसे निकालेंगे? तो वो नाली का भी काम करती है, ड्रेनेज का भी काम करती है, पोखरी का काम हो गया। अगर आपको निकालना है तो उसको पानी, एक्सेस पानी हम ड्रेन कर सकते हैं। तो आपकी अर्थिंग हो गई, अर्थिंग अप हो गई, पानी भी निकाल दिए, बंधाई बहुत जरूरी। तो हमें क्या करना है, बुआई से लेकर और बंधाई आपने आगे बंधाई करवा दी। बसंत में बुआई के लिए 200 किलो नाइट्रोजन, यही उन लोगों ने भी शायद बताया होगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? वो आपका हो सकता है कि आप सिंगल यूरिया से दे रहे हैं या कंपोजिट फर्टिलाइजर से दे रहे हैं। आपने नाइट्रोजन 200 किलो दिया, किसी सोर्स से दिया, तो फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि हमें नाइट्रोजन की जरूरत है, मिट्टी को या फसल को नाइट्रोजन की जरूरत है। आपने 200 किलो नाइट्रोजन दिया, सोर्स को जरूरत नहीं माने नहीं सकता। अब ये 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 15 बीघे में फास्फोरस आपने दिया, सोर्स कोई भी हो सकता है। अब आप 80 किलो फास्फोरस, 60 से 80 किलो फास्फोरस दे दिए। हाँ, एक देखिए ऐसा है, एक जो रेंज है, मैं रेंज इसीलिए कही जाती है 180 से 200 किलो, 60 से 80 किलो रेंज इसलिए है कि ये हमारे पास अभी एक्सरा नहीं है, हमारे पास एक्सरे रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास जो है मृदा परीक्षण की रिपोर्ट नहीं है। आप अगर मृदा परीक्षण करवाएंगे तो आपके पास वो रिपोर्ट होगी कि आपकी एग्जिस्टिंग मिट्टी में, खेत में है क्या। अब पोटास लगभग 50 से 60 किलो पोटास, तो सोर्स क्या है वो मैटर नहीं। एक काम वो आप और कर लीजिए, मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण फैक्ट्री भी करवाती है, विभाग भी करवाता है। एक सिंपल सा सैंपल ले लीजिए, वो मैं अपनी तरीका बता देता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। हाँ, एक मिट्टी का सैंपल ले लीजिए, एक सैंपल लेके एक खेत से, मतलब आपका मान लिया 1 हेक्टेयर का रकबा है, एक ही गड्ढा है, वहां से 5-7 जगह से मृदा परीक्षण के लिए सैंपल ले लीजिए। कहाँ से लेंगे, केवल जरा 2 मिनट का समय लगेगा। हमें ध्यान यह रखना है, पेड़ के नीचे का ना हो, कहीं कोई खाद इकट्ठा कर रखी हो, भूल डाल रखा हो, उसके आसपास का ना हो, रोड किनारे का ना हो, नाली के किनारे का ना हो। अब खेत में जब फसल खड़ी हो उस समय नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो आप इस समय खेत खाली, मान लिया किसी का खाली है, तो ऊपर से 1-1.5 इंच मिट्टी हटा दीजिए फरवे से या खुरपी से। उसके बाद क्या करना है, हमें अंग्रेजी के बी अक्षर के आकार का एक गड्ढा हम बी शेप में खोल देते हैं। हाँ, तो अब गड्ढा आपने खोल दिया, उस मिट्टी को हमें निकाल के फेंक देना है। उसके बाद क्या करना है, खुरपी से ही साइड की दोनों लेयर
कितनी गहराई तक? गहराई कितनी रहेगी? तो ये मान लीजिए लगभग 9 इंच। अब ये देखिए, अब ये क्राफ्ट तो अपना बैठी करेगा। अब गन्ना हमारा है, गन्ना ये मान लीजिए लगभग 1 फीट तक गहरी गहरी आराम जाती है। तो अब ये लगभग 9 इंच तक गहराई तक या 6 से 9 इंच गहराई तक भी आकार गड्ढे में फिर से हम साइड की खुरपी से दोनों लेयर काट लेते हैं। अब दोनों लेयर इसलिए काटते हैं कि ऊपर की मिट्टी, नीचे की बीच की मिट्टी और नीचे की मिट्टी सारी होराइजन का सारी लेयर की हर तरीके की मिट्टी आ जाए। ऊपर की ज्यादा फर्टाइल होगी और बीच की कम होगी, नीचे की और कम होगी। तो हम ये सैंपल ले लेते हैं कई जगह से। एक जगह से हमें सैंपल लेना चाहिए लगभग आधा किलो 400 ग्राम। आपने 6-7 जगह से ले लिया, सारे सैंपल एक में मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दिया, थोड़ा वो ढीला है उसको तोड़ दिया। हो सकता है कोई जड़ आ गई हो, कोई पत्ती आ गई हो, कुछ आ गया, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद मिक्स करके एक साथ बिछा लीजिए, लेवल कर लीजिए। उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, आमने सामने के 4 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़ों बांट के आमने सामने 2 सैंपल हटा दीजिए। 2 सैंपल आपके बचेंगे। 8 किलो अगर मिट्टी थी तो 4 ही बची। फिर उसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। वही प्रक्रिया जब तक करना है जब आपके पास सैंपल 400 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ती। तो इतनी सैंपल मिट्टी रह गई है, उसको बढ़िया सा साफ सुथरी पन्नी में या लिफाफे में बांध के, अगर कोई पन्नी या लिफाफा अगर यूज हुआ, मान लीजिए चीनी रही हो उसमें कभी या उसमें नमक लेके आए होंगे, तो फिर सैंपल खराब हो जाएगा, रिपोर्ट गलत आ जाएगा। तो फ्रेश पन्नी या फ्रेश लिफाफा में उसको रख दीजिए और उसमें अपना पूरा डिटेल क्या है, लिप्टिस वाला खेत है, फरंजा वाला खेत है, कुएं वाला खेत है, घर वाला, जो भी आपकी पहचान को डाटा संख्या लिखिए और पिछली फसल उसमें कौन सी दी गई थी वो लिखिए। आगे ये लिखिए कि आगे हम कौन सी फसल लेने वाले हैं। मान लिया गेहूं का खेत खाली पड़ा है, तो पूर्व में जो फसल ली गई थी गेहूं थी, आगे हम क्या लेंगे, धान लेंगे या और कोई फसल लेंगे। वो सब सैंपल लिख के अपना गाँव डिटेल लिख के उसको सैंपल को लैब में दे दीजिए। जब आप लैब में दे देंगे तो फिर वहाँ एनालिसिस होके आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी, जिसपे मैंने कहा 4 को 1 अनुपात में डालने बजा वो हटा दी, वहाँ जरूरत नहीं, आपके पास क्लियर का रिपोर्ट आ जाएगी। अब उसी रिपोर्ट में आपको लिखा होगा कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट ये इतनी मात्रा में है। अगली फसल आपको धान लेना है तो इतने NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट या जिंक अभी आपको और देनी पड़ेगी। वो एकदम क्लियर होगा, उसमें रेंज नहीं लिखी होगी कि 780, 180 से 200। ये एक उसका क्लियर कट रिपोर्ट है। ये जो बताया जाता है वो थंब रूल है कि बिना अल्ट्रासाउंड, बिना रिपोर्ट के, बिना एक्सरे के। तो इसलिए हमें क्या करना, अगर ये परीक्षण कराए तो डाउट ही खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या, एक छोटा सा काम हमें कर लेना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें बीज से लेकर बुआई के तौर तरीकों तक, बधाई तक हम सारा काम कर लिए। अब हमें क्या करना है, कटाई हम करते हैं। जब हमारे यहाँ कटाई की कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था इन द सेंस हमारे पास मशीन नहीं है कि कटाई कैसे हो। सारे लोग मैनुअली कटाई हम लोग करते हैं, लेबर्स करे चाहे अपने आप करना, गरासा से करते हैं। कई बार फूट छूट जाता है, कोई उपज का, कोई गिरा गंदा हो 1-1 मीटर का छूट जाता है, हमारा वेस्टेज को है। तो अगर हम प्रयास करके उस फूट को भी फैक्ट्री देते तो कंट्रोल बढ़ जाएगा एक मीटर में। तो हमारी कटाई जो है 1 साल होनी चाहिए। कटाई 1 साल ना होने का नुकसान क्या है, आपका पेड़ी प्रबंधन दिक्कत करेगा। वावा का अगर फसल है, बुआई अगर बुआई वाली फसल है तो हमारा पेड़ी प्रबंधन दिक्कत करेगा। तो अगर हम सही नहीं कटाई हो तो हमें फिर 2 आदमी और छोड़ने पड़ेंगे कि भाई गरासा लेके जाओ, देखो जहाँ फूट छूट गया हो या कोई गन्ना छूट गया हो, उसको काट के जमीन के लेने से काट देना, जिससे कि पेड़ी दिक्कत ना हो। और अभी जैसे आपका प्रश्न था कि कौन प्रैक्टिस बताते हैं इसमें रैटून में, पेड़ी में बताइए। तो पेड़ी में स्प्राउटिंग कम हो रही है। पेड़ी में गन्ना कटाई आप एक साथ करिए, सबसे बड़ी बात है कि एक जमीन के लेवल से करें। हमेशा ध्यान रखिए, जमीन के लेवल से करिए या थोड़ा सा नीचे से करिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ
कि पेड़ी को वो देखना चाहते हैं या जमाव या किले को देखना चाहते हैं कि 18-20 किले निकले हैं कि जो छिलाई के बाद जो पता ही बची है माचिस लगा दिए और भरभरा की पेड़ी निकल आए। हम वही सोचते हैं कि इतनी बढ़िया पेड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप उस पर भी ध्यान करिए कि आप जला क्या है। जो सूखी पत्ती है वो सूखी पत्ती नहीं, वो पोटाश है। जो सूखी पत्ती है वो पोटाश है जो आप बाजार खरीदते जा रहे हैं। पोटाश बाजार में कितने के 17-18 रुपए बोरी है। आप समझ लीजिए 17-18 बोरी। अभी आप भिखारी को जब भीख देते हैं 1 रुपये सिक्का खोलते हैं, 1 का सिक्का जेब में है कि 1 देते हैं, 100 का नहीं दे सकते, किसी की हालत नहीं देंगे। अब पोटाश जलाने के लिए 1 माचिस तिली लगा के जला देंगे, तो हमें उस पर भी मनन अध्ययन करने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें थोड़ा सोच समझ काम करना चाहिए। तो हम कभी भी पत्ती न जलाएं। कुछ लोग कहते हैं कि पत्ती जला दीजिए बहुत अच्छी पेड़ी होती है, उसमें पिलर्स ज्यादा होते हैं, पत्ती ज्यादा किले ज्यादा निकलेंगे, लेकिन क्या किले उसमें सर्वाइव होते हैं? 20-25 किले निकल आए, उसमें से केन में कितना कन्वर्ट हुआ? डॉक्टर ने बताया था ना कि एक गन्ना बोने से मतलब 8-10 गन्ने बन गए, 1 गन्ने में बन गया 5 गन्ने बन गए, और 1 गन्ने में 20 बोरी, 20 पत्ते 100, यानी 100 टाइम मल्टीप्लाई होता है। 100 टाइम वाला तब तो आपकी 1500। और अगर उतना सर्वाइवल हो जाएगा जितना आप कह रहे हैं कि साहब 20-25 तक किले निकलेंगे, तो संभव ही नहीं। उतना सर्वाइवल करने के लिए ईल्ड लेने के लिए जो हम फर्टिलाइजर उर्वरक जो दे रहे हैं वो हम किस लिए दे रहे हैं? एकड़ के हिसाब से। हमारा एक और टारगेट बना सकते हैं कि हमारा एक टारगेट यह होना चाहिए कि हमें 3000 कुंटल ईल्ड लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या डालना है। अभी ये जो हमारा प्लान है, मैं ये कह रहा कि जो आज आप खाद डाल रहे हैं वो तो केवल आप 800, 1000, 1200 कुंटल ये डाल रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, बताया गया होगा। आप एक प्लान करिए, इस में को 2500 कुंटल ईल्ड लेना है, तो हमें और क्या डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा मानक है कि साहब 1 हेक्टेयर में 200 किलो नाइट्रोजन पानी है तो देनी है, उससे जो ईल्ड आएगी वो 800-1000 कुंटल के आसपास होगी। ये प्रूफ है। जो लोग ईल्ड ज्यादा ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जो आदमी 2000 कुंटल पैदावार ले रहा है, क्या घी डाल रहा होगा? एकदम नहीं। तो किसान ले रहा है, लेकिन वो ले रहा होगा इसलिए, लेकिन उसको ये जरूर नजर होगी कि हमारे 10,000 पौधे हैं, 10,000 किले हैं, एक भी किला का जन्म होगा, अगले दिन उसको पता चल जाएगा कि ये किला कम लगा। अगर इतनी नजर नहीं रखेगा तो वो 2000-2500 पैदावार नहीं ले सकता। तो हमारा एक टारगेट आप ये बना लीजिए कि साहब जो है वो तो ठीक है, लेकिन 2000-2500 कुंटल जो ईल्ड लेनी है उसके लिए हमें क्या करना है। तो वो भी एक ऑप्शन हमें रखना चाहिए, तभी आपकी ईल्ड बढ़ सकती है कि हम 2000 कुंटल तभी ले सकते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है जो आपको गोष्ठी मीटिंग जहाँ या कहीं बताई गई होगी, ये तो आपको 800-1000 कुंटल लेने के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन टारगेट ओरिएंटेड अगर हमें तो रखना है टारगेट कि साहब हमें 2000 कुंटल की जो लागत को आप बताएंगे। एक गुप्ता जी हैं, मुंबई में करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी लेडी थी, सवारी पेड़ी और पेड़ी पर लेडी सब जानते हैं ना सर, पेड़ी पतला से। अब उनकी पेड़ी लेडी जो है बहुत कमजोर हो गई। एक बार फोन किया हमें, उन्होंने कहा ऐसा वैसा हमारी लेडी बहुत बड़ा है, अब क्या करें इसको जोड़ दें। तो मैंने कहा मैंने देखा तो मैंने कहा चले फोटो भेजिए, उनको फोटो भेजा। तो मैंने कहा देखिए साहब लेडी तो आपकी सुधार सकते हैं, लेकिन बड़ा खर्चा है। तो उन्होंने क्या खर्चा आ सकता है, तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ अगर आपका आपकी मर्जी। मैंने कहा एक तो गैपी करी, उनका गैपी पेड़ी लेडी थी। देखिए पेड़ी भी गैपी हो जाती है और लेडी को गैपी हो जाती है, तो उसी में से ट्रैक्टर ट्राली कलम भैंसा सब कुछ निकलता है। अब समझ लीजिए गैपलिंग, देखिए हमारा किसान जो आप लोग यहाँ उपस्थित है, चाहे किसान के रूप में, फैक्ट्री स्टाफ के रूप में या जैसे भी, वो आपकी सोच अलग है। जो एकदम टिपिकल किसान है वो गैपलिंग के बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो इसलिए अगर पेड़ी की फसल, पेड़ी पैदावार हमें बाबर के आसपास लेनी है, तो समझिए गैपलिंग एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा एस्पेक्ट है, उसको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा गुप्ता जी आपका जो फोटो है हमें लग रहा गैप है, तो ऐसा करिए जहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा गैप, वहाँ गैप फिलिंग कर दीजिए, तो कैसा करने खत्म हो गया। तो उनके वो भी कोई दिक्कत नहीं। जो आपका मेन भार है, ये वाला क्लैंप है, इसमें से काट दीजिए।
और इसके उसके बीच जो गैप है इसमें से 1/4 ले दी, 1/3 ले दी, 2 गड्ढा बनाइए 30-35 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर लगा दें, उसको काट के उधर लगा दिए, हमके गैप फिलिंग कर दी। उन्होंने गैप फिलिंग भी किया। उन्होंने ये कहा था कि साहब लागत जैसा बताएंगे लग जाएगी और अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो आपको दोष नहीं देंगे। मैंने कहा अगर इतना कर लेंगे तो दोष नहीं, दिक्कत नहीं होगी है। उन्होंने किया। अब गैप फिलिंग हम क्या करते हैं, 3 दिन तक गैप फिलिंग ही करते रहते हैं और पानी देते हैं 4थे दिन। और गैप फिलिंग किए हैं, अगर मिट्टी बरियस नहीं दबाए हैं, हवा अगर अंदर पहुंच गए तो वो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। तो गैप फिलिंग करना क्या है, ठीक है आज 1 बीघा हुआ 1 बीघा पानी लगाइए, कल दूसरा बीघा हुआ दूसरे बीघा पानी लगाइए। उन्होंने गैप फिलिंग कर दी, सब कुछ हो गया। मैंने कहा अब एक खाद आप डाल दीजिए। कौन सी खाद, तो एक कैल्शियम नाइट्रेट आती है, साबूदाने खाने की सुविधा मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते हैं। साबूदाना होता है ना, ठीक उसी साइज के इतना मोटा गोल गोल व्हाइट कलर का बहुत सुंदर साबूदाना होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। वो बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है, जो मतलब कैल्शियम नाइट्रेट उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है। एक प्लस पॉइंट उसका है, क्यों नाइट्रोजन जो पौधा जो लेता है वो नाइट्रेट के रूप में लेता है, तो अवेलेबल एक तरीके से अवेलेबल साथ में नाइट्रोजन। तो कैल्शियम नाइट्रेट डालिए 25 किलो 1 हेक्टेयर में होता है, 1 हेक्टेयर में। हाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो लोग जो सब्जी वाले किसान हैं, जो मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं और डालते हैं। गन्ने किसान तो लिबरल किसान है, सोचता है कि अगर नहीं भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, एक पानी नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, वो वाला। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट उन्होंने डाला। कभी मौका मिले, घूमने के कुत्ता नहीं है, कभी मौका मिले पूछिएगा उनसे। बवारी से भी ज्यादा पैदावार मिली थी लेड़ी की, पेड़ी को छोड़ी थी, लेकिन लागत उन्होंने कहा जो बताएंगे वो लगेंगे और आपको दोष भी नहीं देंगे। अदर खाद जो पढ़ने की पड़ी है, ये एक्स्ट्रा लोग बता रहे हैं। तो देखिए पेड़ी जो प्रबंधन है, मैं इसलिए उनकी बात को छेड़ा कि पेड़ी प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसको हम गिफ्ट काम मानते हैं कि ये तो हमारा होना ही होना है, इसमें कोई बुराई को रोक नहीं सकता। लेकिन पेड़ी निश्चित रूप से होगी, लेकिन पेड़ी पेड़ी वाली होती है। अगर 800 कुंटल बवारी हुई और पेड़ी 600 कुंटल होगी और पेड़ी 500 कुंटल होगी, तो कास्ट आप बेनिफिट या कास्ट बेनिफिट रेशियो निकालेंगे तो हम कहेंगे मेहनत नहीं। तो हमें करना क्या है, पेड़ी प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो गैप फिलिंग जरूर करिए। और गैप फिलिंग के लिए STP जो सिंगल बर्ड वाला आप बनाते हैं, अगर आप इतना समझ रखते हैं, जानकारी है या कर सकते हैं तो वो बना लीजिए। जिस आजकल में गन्ना कटाई होता है तो उसी हिसाब से 2-4 हजार बर्ड बनवा लीजिए। कुछ भी नहीं है तो साइड क्लैंप काट के 1/4 काट के गैप फिलिंग कर दीजिए। फर्क ये बढ़िया से मैच करवा दीजिए और पानी रखवा दीजिए, तब सर्वाइव हो जाएगा। तो हमारा राइटूल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और पैदावार पेड़ी की कम नहीं हो सकती। वो हमारी सोच है कि साहब पेड़ी तो इससे कम होनी है, फिर लागत लगाने से क्या फायदा, ऐसा नहीं है। तो पेड़ी को भी हम 52 फसल के आसपास ले सकते हैं, लेकिन प्रबंधन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न और हो तो बताए, बाकी हमारे वैज्ञानिक साथी। एक मूल में पेड़ी में कि बावक में, देखिए बावक में जो पौधा जमता है वो उसको मदसूस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो और टिलर सर्वाइव करते हैं, सेकेंडरी और टर्टियरी टिलर, द्वितीय वाले और तृतीय वाले, बहुत सारी चीजें और बताते हैं। तो जो नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो हमें कितना चाहिए 5 किले अगर पर्याप्त है, जैसा हमने कैलकुलेशन बताई थी। 5 किले अगर गन्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी एनर्जी है आपके, अगर आज भी देखिए हमारे ह्यूमन लाइफ में देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, जिसके 4-6 बच्चे हैं और जिसके 1 या 2 बच्चे हैं, व्यवस्था 2 में देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं। अगर आपके नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ टिलर्स केन में कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, तो होने 5-6 मेन सूट 4-5 और, तो बेहतर ये होगा नंबर ऑफ साइड सूट 20-25 करने की जरूरत नहीं है। सर्वाइवल ज़्यादा होना चाहिए। अगर 10 हैं, 10 में से 6 सर्वाइव होंगे बेस्ट है, 20 में से 6 सर्वाइव होंगे वो लास्ट है। इसलिए नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टिलर्स कम रहे, सर्वाइवल उसमें के गन्ने में कितना एनर्जी कितना कन्वर्ट होता है। तो अगर मेन फ्रूट और 5 टिलर्स हैं, मोर देन सफिशिएंट है, आपकी पैदावार 12-14-1500 कुंटल आ जाएगी। नंबर ऑफ टिलर अगर साइड टिलर ज़्यादा होते हैं,
जो आपकी एनर्जी है, जो आपने फर्टिलाइजर दिया है, जो रिसोर्स दिया है, वो खाएंगे, इसी स्टेज तक आएंगे, फिर वो मर जाएंगे, उसमें से 5 से सर्वाइव होंगे। तो जरूरत क्या है, हम इन्वेस्ट करें 100 लोगों पे, आउटपुट देने वाले हमारे पास 10 ही लोग हैं। बेहतर है कि हम वो एनर्जी 20 लोगों को लगाएं, 20 में से 12 सर्वाइव हों, बाकी जो अच्छी क्रीम निकल के आएगी ना, अच्छे लोग निकल के आएंगे।